नमस्कार, मैं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और अब मैं आपको हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के जबरदस्त कोर्स में स्टार्टिंग अप के अगले कदम पर लेकर जा रही हूं। आपने अभी इन वीडियोस में ये सीखा होगा कि आपका कस्टमर कौन है, पर अब मेरी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने कस्टमर के लिए क्या कर सकते हैं और उसके लिए वैल्यू कैसे क्रिएट करें। इससे आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट जिसे हम कहते हैं वो क्लियर हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कस्टमर की फुल लाइफ साइकिल यूज केस की। आइए पहले समझते हैं ये होता क्या है। व्हाट इज अ फुल लाइफ साइकिल यूज केस? ये एक बहुत ही विस्तृत रोड मैप होता है आपके कस्टमर की जर्नी का, जिसमें कस्टमर को आइडेंटिफाई करने से प्रोडक्ट उन तक कैसे पहुंचेगा, वो उसे यूज कैसे करते हैं, क्या उन्हें वैल्यू दिखती है उस प्रोडक्ट में, साथ में आप ये भी देखते हैं कि या वो प्रोडक्ट को दोबारा खरीदेंगे और दूसरों को भी क्या वो इसके बारे में बताएंगे। ये सब आप प्राइमरी रिसर्च मेथड्स है उनके द्वारा कर सकते हैं। इसका मतलब है प्राइमरी रिसर्च जो आप खुद कर रहे हैं कस्टमर का दिमाग और मन पूरी तरह भांपने के लिए। आप ये रिसर्च सिर्फ इंटरनेट द्वारा या कोई इंडस्ट्री रिपोर्ट से नहीं करते। प्राइमरी रिसर्च के काफी तरीके हैं जो हमने आपको अपनी वीडियोस में बताए हैं। एक और कॉन्सेप्ट मैं यहां क्लियर कर देती हूं, वो है यूज केस का। यूज केस होता है कि प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा, उन्होंने यूज किया और देखा कि उसकी वर्थ है या नहीं। पर फुल साइकिल यूज केस में आप 3 चरणों को समझते हैं। प्री एक्विजिशन मतलब कस्टमर तक कैसे पहुंचा जाए। दूसरा, ड्यूरिंग एक्विजिशन मतलब कस्टमर उसे कैसे यूज कर रहा है, उनके लिए कुछ वैल्यू का भी है कि नहीं। और फिर पोस्ट एक्विजिशन यानी क्या वो यूजर रिपीट कस्टमर बन रहा है कि नहीं, और क्या वो आपके प्रोडक्ट की सिफारिश दूसरों से करेगा। इसलिए प्री और पोस्ट एक्विजिशन समझना भी जरूरी होता है पूरी लाइफ साइकिल में। इस फुल लाइफ साइकिल यूज केस का आपके बिजनेस मॉडल के लिए क्या मतलब है, क्योंकि इसमें आप कस्टमर की जर्नी को समझ रहे हो, तो आपको अपनी बाकी स्ट्रैटेजीज की क्लैरिटी भी यहीं से मिलेगी। आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपके प्राइसिंग फ्रेमवर्क्स क्या होने चाहिए, वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब आपकी यूएसपी क्या होनी चाहिए, कंपटीशन से तुलना करें तो आपकी पोजीशन कैसी होगी, प्रोडक्ट ग्रोथ प्लान और ऐसे कई बिजनेस डिसीजंस जो आपको लेने पड़ते हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा शुरू करने से पहले। और जब आप कस्टमर को समझ लेते हो तो फिर जो भी बाधाएं होती हैं एक स्टार्टअप से जुड़ी, वो इतनी जाहिर नहीं रहती हैं। इसलिए आपको जो प्रोडक्ट है उसे कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रही है उस हिसाब से ही डिजाइन करना है। अगर आप ये पूरी साइकिल नहीं तैयार करेंगे तो फिर आप अपना टाइम, रिसोर्सेज और पैसे दोनों ही व्यर्थ करेंगे, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के बिना बार बार आपको अपने बिजनेस मॉडल में तब्दीलियां लानी ही पड़ेंगी। आइए एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐप या वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं जो रेंट पर घर ढूंढने में लोगों को मदद करती है। तो पहले आप क्या करेंगे, थोड़ी मार्केट रिसर्च करेंगे कस्टमर की प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखते हुए। तो यूजुअली कस्टमर क्या करता है, ऑनलाइन जाता है, साइट्स पे देखता है, प्रॉपर्टी वाली प्लेटफॉर्म वाली साइट्स होती हैं उस पे सर्च अपनी फिल्टर करता है अपने लोकेशन के हिसाब से, बजट के हिसाब से। फिर जैसे जैसे उसको सर्च रिजल्ट्स आते हैं वो उनके मालिकों को या फिर बिल्डर्स को कांटेक्ट करता है, देखता है उस एरिया के रेंट क्या दिए जा रहे हैं। अगर उसको सब समझ आता है तो फिर वो प्रॉपर्टी देखने जाता है। अब ये बेसिक जर्नी को दिमाग में रखते हुए आपको अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है। कस्टमर को उसमें कुछ वैल्यू दिखनी चाहिए तभी तो वो आपकी वेबसाइट को चूज करेगा, कंपटीशन की नहीं। और उसे सर्च करने में सहूलियत हो और पसंद की प्रॉपर्टीज भी मिले तो फिर वो आपकी वेबसाइट पे ही आना पसंद करेगा। इससे जब उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, भले ही कोई डील ना हो, फिर भी वो आपकी साइट दूसरों को रेकमेंड करेंगे। तो आइए समझते हैं इस फुल लाइफ साइकिल यूज केस के 10 स्टेप्स क्या होते हैं। पहला स्टेप है कस्टमर अवेयरनेस। पहले तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि उनका पेन पॉइंट क्या है। ये उन्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इससे आपका सोल्यूशन और वैल्यू प्रपोजिशन डिसाइड होगा। तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरा है फाइंडिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कैसे पता चलेगा, आपको अपने कस्टमर मिलेंगे कहां।
इससे ना आपको अपनी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी का अंदाजा हो जाएगा और अपनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का भी। तीसरा जो फैक्टर है वो है एनालाइज योर प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से क्या वैल्यू मिल रही है ये पता होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट के क्या फंक्शंस हैं, वो उसे यूज करेंगे या नहीं। कंपटीशन को भी एनालाइज करें। ये भी आपको अपनी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी या अपना प्रोटोटाइप, जिसको हम MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट डिजाइन भी कहते हैं, उसमें डिजाइन करने में भी मदद करेगा। चौथी चीज जो आपको देखनी है, एक्वायर एंड पे फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर को आपका प्रोडक्ट मिलेगा कहां, वो उससे कहां से खरीदेगा। इससे आपकी ना डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड हो सकती है। पांचवा स्टेप है इंस्टॉल योर प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर आपका प्रोडक्ट कितनी आसानी से इंस्टॉल कर लेता है, ट्रेन हो जाता है उसे यूज करने में। ये अधिकतर उन प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी है जहां शायद इंस्टॉलेशन प्रोसेस की जरूरत हो। छठा स्टेप है यूज योर प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर आपका प्रोडक्ट कितनी आसानी से यूज कर लेता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या उसकी कोई प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो रही है। सातवें स्टेप पे आते हैं, वो है डिटरमिन वैल्यू गेन फ्रॉम योर प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर कैसे मेजर करे कि उन्हें आपके प्रोडक्ट से कितनी वैल्यू मिली। क्या उन्हें जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल गई जो उन्हें चाहिए थी, या आसानी से उनका घर साफ हो गया अगर उन्हें क्लीनिंग का प्रोडक्ट चाहिए था। तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी अंदाजा हो जाता है। आठवां स्टेप है रिसीव सपोर्ट फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर ना अगर चाहे, उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको सपोर्ट कैसे मिलेगी आपके प्रोडक्ट से। क्या आपके पास ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है या आप पर्सनली उनको कॉल करते हैं। नौवां स्टेप है बाय मोर प्रोडक्ट और सर्विस। क्या वो कस्टमर दोबारा आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। एक बात याद रखिएगा, आपका बेस्ट कस्टमर ना वही है जो ऑलरेडी आपका यूजर है, तो उससे एंगेजमेंट बनाए रखिएगा। और 10वां और आखिरी स्टेप होता है स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट। क्या वो कस्टमर दूसरों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, क्या आपके प्रोडक्ट की सिफारिश करेगा उनको। तो ये जो 10 स्टेप्स है ना, ये आपको पूरी फुल यूज साइकिल का अंदाजा देते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको अगर समझाऊं, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फेमस ब्रांड है आजकल। तो कस्टमर को अपनी सर्विसेज के बारे में उन्होंने कैसे बताया, ये एक्चुअली वर्ड ऑफ माउथ से हो गया। ऑनलाइन एड्स वो बहुत करते थे और कस्टमर को अच्छा कंटेंट तो वो दे ही रहे थे। नई नई फिल्में आ रही थी, सीरीज आ रही थी, तो कस्टमर को क्या लगा, घर बैठे ही ना अपनी सहूलियत के अनुसार वो कुछ भी देख सकते थे, नई नई चीजें थी उस पे। तो नेटफ्लिक्स ने ये एक एनालाइज किया कि कस्टमर ना इसे ट्राई करना चाहता है, उसे घर बैठे प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है, तो उसे वैल्यू भी दिख रही है। अब आ जाते हैं ये कस्टमर तक कैसे पहुंचे। तो ये तो बड़ा ही सिंपल था, उन्होंने ये कर ही दिया था, ऑनलाइन जाना है, सब्सक्रिप्शन लेनी है और पे करना है। आगे चलकर जो लोग महीने में इतना नहीं भी पे करना चाहते थे, उनके लिए भी उन्होंने 1 महीने फ्री का ऑप्शन दिया, ताकि पोटेंशियल कस्टमर पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं थी और कस्टमर आसानी से इस कॉन्टेक्ट को देख सकता था। क्या लोग हर महीने सब्सक्रिप्शन के लिए पे करने को तैयार थे? उन्होंने देखा हाँ, 80% लोग शायद ऐसे थे जो बिल्कुल तैयार थे और दूसरों को भी रेकमेंड कर रहे थे। तो जब ये पूरी लाइफ साइकिल उन्होंने देखी, तो नेटफ्लिक्स को अपना प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में सफल होता हुआ दिखा और उनको लगा कि वो मार्केट पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं, इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, दोनों बायर और सेलर के दृष्टिकोण से। फिल्बी करके एक फर्नीचर की मार्केट प्लेस है, जैसे अमेजॉन होता है वैसे फिल्बी फर्नीचर के लिए है। इसमें लोग ना फर्नीचर खरीदते हैं और सप्लायर या ब्रांड्स अपना फर्नीचर बेचते हैं। अब कस्टमर का क्या पेन पॉइंट होता था जब वो फर्नीचर पसंद करता था और ऑनलाइन ऑर्डर करता था, उनके घर में ना कभी कभी ये फिट नहीं होता था और फिर फर्नीचर को वापस भेजना पड़ता था। तो फिल्बी ने क्या किया, उन्होंने ना कुछ स्टेप्स डिजाइन किए। पहला स्टेप था डिजाइन। कस्टमर को स्टैंडर्ड रूम का साइज मिलता था। दूसरी चीज, आप अपने कमरे की डायमेंशंस भी डाल सकते थे और अपने कमरे की फोटो भी अपलोड कर सकते थे। दूसरी फैसिलिटी कस्टमर को मिली फर्निशिंग की। कस्टमर को कई ब्रांड्स की ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपनी पसंद का फर्नीचर सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप की जो सुविधा होती है ना, उसे आप ड्रैग करें, ड्रॉप करें अपनी फोटो में और वो फोटो में फिट हो जाता था। तो ये भी आपको पता चल जाता था कि फर्नीचर उस जगह में फिट हो सकता है कि नहीं। तीसरी जो सहूलियत मिली कस्टमर्स को वो थी कोलैबोरेशन की। ये साइट का ना एक फीचर था,
आप चाहें तो अपने परिवार और दोस्तों को भी दिखा सकते थे कि फर्नीचर कैसा लग रहा है आपके कमरे में। आप फिल्बी के जो इंटीरियर डिजाइनर्स थे उनकी भी मदद ले सकते थे। और तीसरी चीज ये है, जो इंडस्ट्री में और फर्नीचर में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आपको उसकी भी जानकारी अच्छे से मिल जाती थी। चौथी चीज जो आप आसानी से कर सकते थे वो है परचेज। अगर कोई डिस्काउंट कूपन्स अवेलेबल हैं तो उन्हें यूज करें और चेकआउट प्रोसेस के द्वारा अपनी खरीद पूरी करें। एक बारी में ही आपका काम हो जाता था। पांचवी जो फैसिलिटी थी वो थी रीऑर्डर। फर्नीचर कमरे के हिसाब से फिट बैठता है तो कस्टमर के लिए तो कन्वीनियंट है कि घर बैठे बैठे फर्नीचर ऑर्डर हो जाता है। ऑप्शंस भी बहुत मिलती है, क्वालिटी भी अच्छी थी, तो कस्टमर दोबारा उन्हें ऑर्डर ही करता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने बायर को, अपने टारगेट कस्टमर को जितना घुस कर समझेंगे उतना ही आपके एनालिसिस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए बेटर होगा। अगर आप कोई डायग्राम या ग्राफिक द्वारा प्रोडक्ट का एक फुल लाइफ साइकिल यूज केस बनाएंगे ना, तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि ये कस्टमर की वैल्यू चेन में कहां फिट हो रहा है और कहां बाधा आ सकती है। सिर्फ ये देखना कि कस्टमर प्रोडक्ट यूज कर रहा है काफी नहीं होता, क्योंकि इससे आपको ना ये नहीं पता चलता कि आप उन तक पहुंचे कैसे, उन्हें प्रोडक्ट बेचे कैसे और यूज करने के बाद क्या हो रहा है। इस वीडियो को ना आप एक बार और देखिए और एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझिए, क्योंकि ये आपको फुल लाइफ साइकिल का महत्व समझने में मदद करेगा। आगे के वीडियोस में मैं आपको प्रोडक्ट को डेवलप करने के भी बारे में बताऊंगी और उन स्टेप्स को भी हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए तो हम हमेशा तैयार होते हैं, इसलिए हिचकिचाइएगा नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए और कस्टमर की फुल लाइफ साइकिल को समझने के लिए आपका बहुत बहुत